हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था उसे हम गॉस थ्योरम की मदद से डिराइव करेंगे। इसके अलावा जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। जो सबसे पहली एप्लीकेशन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उसमें हम एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर को कंसीडर करेंगे और उस लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियोस देखते हैं उसे एंड तक देखें ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 9 देखेंगे चैप्टर 1 का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जो कि आपका हमने जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ रखे हैं, एक तो आपका था कूलम्स लॉ और दूसरा अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था गॉस थ्योरम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो आपका कूलम्स लॉ है उसको हम डिराइव करेंगे किससे? गॉस थ्योरम से। तो हमको ये चीज़ समझनी है, तो इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या कंसीडर करा, एक पॉइंट चार्ज Q अपन ने कंसीडर करा और इस पॉइंट चार्ज Q को हमने क्या करके रखा है, एक स्पेस में प्लेस करके रखा है। इसके बाद हमने क्या करा, अब इस पॉइंट चार्ज को तो हमने प्लेस कर दिया, देन इसके बाद इस चार्ज के करीब हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं और उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने क्या कंसीडर कर लिया है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही उस टेस्ट चार्ज को अपन इस पॉइंट चार्ज के करीब लेके आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, अगर उन दोनों का नेचर जो है सेम है तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो हम टेस्ट चार्ज करीब लेके आ रहे थे, अब वो क्या करेगा, रेपेल करेगा और कुछ डिस्टेंस तक रेपेल करेगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो जितनी भी डिस्टेंस तक वो रेपेल करा है उन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक स्फेरिकल सरफेस मिल जाती है। ठीक है, देन इसके बाद में अब क्या करते हैं, अपन जो स्फेरिकल सरफेस हमको मिली है उस स्फेरिकल सरफेस को हमने नेम कर दिया S। और इसके अलावा ये जो स्फेरिकल सरफेस S है, इसकी जो हमने रेडियस मानी है वो कितनी मान ली, हमने स्मॉल r मान ली है। और जो चार्ज Q है वो कहाँ पर प्लेस है, ये जो स्फीयर हमको मिला है इसके सेंटर पे प्लेस है। और ये जो सरफेस है इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ये जो चार्ज Q है, इसकी जो स्फेरिकल सरफेस है इस पे हम पॉइंट P कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट P पे हम क्या डिटरमाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हाँ इसकी एक जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो स्फेरिकल सरफेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियस के अलोंग बाहर के तरफ एक्ट करती है। और वो जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस उसके कैसी होती है, नॉर्मल। मतलब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, नेट फ्लक्स जो है, ये जो गॉसियन सरफेस है इस पे जो नेट फ्लक्स है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वो कितना हो जाएगा, हमको ये वाली चीज तो पता ही है, ये हमने देख रखा है, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको जब अपन सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब अपने को ये भी पता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री अपन जैसे इसके अंदर प्लेस करेंगे तो एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, ई डी एस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वो भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है,
देन इसके बाद में ये तो 1 हो जाएगा। फिर हमको ये चीज पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर अपन इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हमें छोटे से एरिया के लिए नहीं कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, पूरे एरिया के लिए कैलकुलेट करना है। तो उसको जब अपन इस तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है और जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। अगर उसके टोटल सरफेस एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब सरफेस इंटीग्रल ds की जगह पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं। तो वो हम रख देते हैं। तो फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन बना दी। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अब अगर अपन यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं टोटल फ्लक्स को। देखो, एक तो टोटल फ्लक्स अपन ने क्या करा था, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स पढ़ा था वो वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या करा, एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया टोटल फ्लक्स के लिए। और जो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड गॉस थ्योरम, अब अपन क्या करते हैं, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन आप सभी को अच्छे से पता होगी, और नहीं पता है तो आप इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं जहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या होगा गॉस का एक्सप्रेशन, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने क्या करा, सेकंड एक्सप्रेशन बना दिया। देखो ये भी फाई ई की वैल्यू है, ये भी फाई ई की वैल्यू है। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने पे अपने को क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे ये वाली जो वैल्यू है e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, इस e की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 4 पाई आर स्क्वायर, ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से बन जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद अपन वहां पर क्या कैलकुलेट करें, वो जो टेस्ट चार्ज Q नॉट था वो कहाँ पर प्लेस करा था अपन ने, पॉइंट P पे प्लेस करा था। तो वहां पर जो फोर्स ऑफ रेपल्शन लग रहा होगा उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी थी। क्या देखी थी, E इज इक्वल टू F अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से फोर्स की वैल्यू अगर अपन डिटरमाइन करते, मैंने क्या बोला था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q नॉट इंटू E हो जाएगी। देन इसके बाद में ये जो E की वैल्यू निकली है, इस E की वैल्यू को अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अपने आपको सभी को पता होगा जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, वहां पर अपन फोर्स की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ भी अपन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, F इज इक्वल टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वहां पर अपन ने जो एक्सप्रेशन देखा था इसी तरीके से कुछ देखा था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लिखने का तरीका बदल गया लेकिन एक्सप्रेशन आपका क्या है, वही है। तो इस तरीके से आपका जो कूलम्स लॉ है वो प्रूव हो जाता है, किसके थ्रू, गॉस थ्योरम की मदद से। अब अपने को समझना है जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी उस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को अपन जानेंगे। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस बेसिकली हमको यहाँ पर देखनी है। तो आपकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। मतलब क्या, एक वायर है, ठीक है, वो कैसा वायर है आपका, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब लंबा सा वायर है, और कैसा है, चार्ज है, और उस पर अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको अपन समझते हैं डायग्राम को। तो ये आपका क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है। ठीक है, ये बाकी सारी चीज भी अपन समझेंगे, पहले इस चीज पे ध्यान देना। ये आपका क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है। इस वायर पे अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और इस वायर पे
जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको अगर ध्यान में होगा तो हमने एक वीडियो में देख रखा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से यहाँ पर अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया, ये जो वायर है इस पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और ये जो वायर है इस वायर की लेंथ कितनी है, L लेंथ है। तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या बन के आ जाएगा, अपन ने लेंथ कंसीडर कर ली और Q चार्ज उस पर प्रेजेंट ही हमने मान लिया। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। इसको हमने क्या करा, फर्स्ट एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। देन इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर था, इस वायर के पास में हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। तो मान लो ये क्या हुआ, अपन एक टेस्ट चार्ज लेके आ गए। अब आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसके करीब जब हम टेस्ट चार्ज को लेके आए हैं तो इस वायर पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रेपल करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उसी मैग्नीट्यूड का है, उसी नेचर का है, तो वो दूर जाएगा किसी एक पॉइंट तक दूर जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ तक दूर जाएगा। आपने देखा था इसके पहले जब अपन ने पढ़ा था तो ये तो देखो पूरा एक वायर है और हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो वहां पर क्या था, आपका सिर्फ एक पॉइंट चार्ज था, उसके कारण क्या बना था, एक इस तरीके से स्फीयर बना था, ठीक है, इस तरीके से सर्कल आपको दिखा था ना। अब यहाँ पर क्या है, सभी पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट है, तो इस तरीके से बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। उन सबको जो अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो वहां हमें जो एक चार्ज के कारण 3D फिगर मिला था वो क्या था, स्फीयर था। यहाँ पर आपको जो 3 डायमेंशनल फिगर मिलेगा वो क्या है, आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने, मैंने वही चीज लिख के रखी हुई है। और वो जो सिलेंड्रिकल सरफेस आपको मिलेगी उस सिलेंड्रिकल सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन ने इसको गॉसियन सरफेस बोला तो यहाँ पर अपन कुछ कंसीडरेशंस ले लेते हैं। जो गॉसियन सरफेस है उसकी अब ये जो वायर है इस वायर को ही अपन क्या मान लेते हैं, सिलेंडर की एक्सिस मान लेते हैं। तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपन ने क्या मान ली, रेडियस r मान ली, और इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक की जो लेंथ है उसको अपन ने क्या मान लिया, L लेंथ मान लिया, ठीक है। और यही सिलेंडर की क्या हो जाएगी, ये जो चार्ज वायर है यही उसकी एक्सिस हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन कर्व सरफेस की बात करते हैं तो एक तो क्या होगी, इस तरीके से जो राउंड वाली कर्व सरफेस होगी वो S1 हो जाएगी। फिर उसके अलावा ये उसकी जो टॉप वाला फेस होगा वो S2, और इसके बाद जो बॉटम वाली जो सरफेस होगी उसको अपन क्या बोल देते हैं, S3 बोल देते हैं। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है ये कर्व सरफेस से जो आ रहा है। तो उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो अब आपको याद हो ही गया होगा कि इसको अपन पिछले 2-3 वीडियो से देखते आ रहे हैं। फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसको जब आप क्या करोगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, देखो ये अपन ने क्या लिखा है, टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर सिर्फ s लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कितनी सरफेस है, 3 सरफेस है। तो अपन को तीनों सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो चीज यहाँ पर सेम रहेगी, क्या चीज सेम रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप वो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वो कितनी है, E है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कितना एक्सप्रेशन बन जाएगा, कैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, E वेक्टर सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस 1 E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ सेकंड सरफेस E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ थर्ड सरफेस वो क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वो जो डायग्राम है उसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो सरफेस एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पहली वाली सरफेस है E और जो सरफेस S1 है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में एंगल कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं E सरफेस और S1 सरफेस दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। इसके बाद अपन सरफेस S2 की बात करें तो यहाँ पर तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड ही जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सरफेस है वो क्या है, इसके
परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसे सिमिलरली आपकी सरफेस S3 और E इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है, सरफेस तो नॉर्मली बाहर ही जाएगी और E जो है वो रेडियली आउटवर्ड जाने वाली, तो इसके बीच में भी एंगल कितना है 90 डिग्री और अपनी सरफेस कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है इसको अपन इक्वेशन जो सेकंड बनाई थी हमने उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो सरफेस S1 है वो सेमी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 और बाकी दोनों S2 और S3 सरफेस के लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपको चीज पता ही होगी cos 90 क्या होता है 0, इधर भी cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाले जो दोनों एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। आपका बचेगा सिर्फ कौन सा, यही वाला एक्सप्रेशन बचेगा। तो ये हो गया आपका। देन इसके बाद में आपको ये चीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी पूरे सरफेस के लिए। ये जो कर्व सरफेस है ना, बाहर वाली जो घुमावदार सरफेस होती है वो उस पे कहीं पे भी आप कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस r है वो चेंज नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कांस्टेंट। तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। देन इसके बाद में अब ये जो चीज है इंटीग्रल सरफेस S1 ds1, अगर यहाँ पर अपन क्या किसकी बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ, दैट इज 2 पाई आर एल। इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 5e बराबर आपका क्या हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने क्या बना दी, इक्वेशन थर्ड बना दी। देन इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देखो ये तो एक एक्सप्रेशन जो अपन बना रहे हैं वो अपन ने किसकी मदद से बनाया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसकी मदद से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करा। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा गॉस थ्योरम जो हमने पढ़ी है उस गॉस थ्योरम को हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स का क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 5e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है 5e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है 5e बराबर e इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। उन दोनों को अपन क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने से पहले अपन क्या करने वाले हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन बना हुआ है 5e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपन ने जो इक्वेशन 1 बनाई थी उस इक्वेशन 1 से आपको पता है अपन क्या कर सकते हैं, q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो q की वैल्यू क्या, वहां पर एक्सप्रेशन क्या था, लैम्बडा बराबर q बाय एल, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है। ये वाली वैल्यू को अपन ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको अपन ने क्या बना दिया, इक्वेशन 4 बना दिया। अब अपन इसको क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे आपकी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 2 पाई आर एल को अपन नीचे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमको कैलकुलेट करनी थी एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाली L से ये वाली L क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आप एक्सप्रेशन ध्यान रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि जो E है और जो R है इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, E और R के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से रिलेशन इनके बीच में, इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर E की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। आप इस ग्राफ से देख भी रहे होंगे, जब E की वैल्यू ज्यादा है तो R की वैल्यू क्या है, कम है, और जैसे जैसे E की वैल्यू कम होती जाएगी तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो आप ये भी देख रहे हो जैसे E की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे अपन नीचे आते जाएंगे तो E की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन इस एक्सिस पे R की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो E और R के बीच में कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लाइन चार्ज के लिए तो वो इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो आप ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के लिए कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके काम आ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें और अगले वीडियो में हम
चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम गॉस थ्योरम की जो बची हुई 2 एप्लीकेशन है उनको समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हैव अ गुड डे।